हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो चलिए आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत में हमने गुलाम वंश में रज़िया सुल्तान तक पढ़ लिया था और आगे है हमारा बहराम शाह। तो चलिए हम बहराम शाह के बारे में पढ़ते हैं। बहराम शाह 1240 से लेके 1242 तक। बहराम शाह के काल में नायाब ए ममालिकात का पद पहली बार लाया गया। इस पद पर इख्तियारुद्दीन इतगिन सर्वप्रथम बैठा। 1241 में पहली बार दिल्ली सल्तनत को मंगोलों का आक्रमण झेलना पड़ा। दिल्ली सल्तनत का मंगोलों का आक्रमण पहली बार 1241 में झेलना पड़ा। 1242 में बहराम शाह की मृत्यु के पश्चात अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से लेकर 1246 तक शासक बना। अगला है हमारा नसरुद्दीन मोहम्मद। 1246 से लेकर 1265 तक इसका काल रहा। यह बलबन की सहायता से नसरुद्दीन मोहम्मद ने गद्दी प्राप्त की। यह बलबन का दामाद था। बलबन नायाब ए ममालिकात के पद पर नियुक्त हुआ। अगला हमारा है बलबन। बलबन 1266 से लेकर 1286 तक इसका काल रहा। बलबन इल्तुतमिश का तुर्की दास था। बलबन इल्तुतमिश का तुर्की दास था जिसे उसने ग्वालियर विजय के बाद खरीदा था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उल्गू खां की उपाधि प्रदान की। बलबन खां को उल्गू खां की उपाधि किसने प्रदान की? नसरुद्दीन मोहम्मद ने। बलबन ने तुर्क ए चिहलगानी को समाप्त किया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तुर्क ए चिहलगानी को किसने समाप्त किया? बलबन ने। राजतत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा नियामत ए खुदाई, जिसको कहते हैं ईश्वर का प्रतिनिधि, और जिल्ले इलाही, जिसे कहते हैं ईश्वर की छाया, की उपाधि ली। बलबन ने ये दो उपाधि ली। अगला है दरबार में सिजदा एवं पायोबोस का मतलब होता है कदम चूमना, जैसी ईरानियों पद्धति को लागू किया और नरेज उत्सव मनाना आरंभ किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसने नरोज उत्सव आरंभ किया था। या तो काल पूछ देगा या फिर शासक का नाम पूछ देगा, तो वो था बलबन। रक्त की शुद्धता पर बल दिया। बलबन अपने ईरान के पौराणिक योद्धा अफरासियाब के वंश से जोड़ता था। बलबन ने स्वयं बंगाल का अभियान किया, जो उसका प्रथम और आखिरी अभियान था। बलबन ने एक सैन्य विभाग, दीवान अर्ज तथा गुप्तचर विभाग की स्थापना की। फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर हसन और अमीर खुसरो बलबन के दरबार में रहते थे। अमीर हसन और अमीर खुसरो बलबन के दरबार में रहते थे। अगला हमारा है खिलजी वंश। दूसरा वंश, पहला वंश था गुलाम वंश, अब है खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासन था 1290 से लेकर 1320 तक। खिलजी वंश की स्थापना खिलजी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसके द्वारा तुर्क अमीर वर्ग का सत्ता पर एकाधिकार और तुर्की लोगों की जातीय तानाशाही खत्म हो गई। पहला शासक बना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से लेकर 1296 तक। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। उसने किलो खड़ी को अपनी राजधानी बनाया। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी का काल 1296 से लेकर 1316 तक रहा। अलाउद्दीन ने अपना राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में करवाया और साथ ही खलीफा से सुल्तान की पदवी ली। अलाउद्दीन ने 1299 में गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात में ही उसने मालिक काफूर को खरीदा, जो आगे चलकर उसका प्रमुख सेनापति बना। 1301 में रणथंभौर के शासक हमीर देव को पराजित किया। अमीर खुसरो ने यहाँ पर जौहर प्रथा का वर्णन किया। जौहर प्रथा किसका है? अमीर खुसरो का। 1303 में चित्तौड़ के शासक रतन सिंह को पराजित किया। यहाँ का शासन खिज्र खां को सौंपकर उसका नाम खिजराबाद रखा। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में देवगिरी, ब्रांगल, होयसल और पांड्य राज्यों के विरुद्ध अभियान किया। ब्रांगल के शासक प्रवर्ती रुद्रदेव द्वितीय को मालिक काफूर ने परास्त कर कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। कोहिनूर हीरा। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर, जिसको सिकंदर ईसानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर
जिसको सिकंदर-ए-सानी भी कहते हैं, इसकी उपाधि ली थी। अलाउद्दीन के समय दिल्ली में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके काल में हुआ? अलाउद्दीन के काल में। अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए 1304 में सीरी में बना एक किला बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने भूमि की पैमाइश मशाहत करवाई। भूमि की पैमाइश किसने लगाई जारी करवाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। भू राजस्व कुल उत्पादन का 50% लगाया गया। उसने मध्यस्थों का मतलब खुद, मुकद्दम और चौधरी का अंत कर दिया। घड़ी कर और चराई कर लगाया। 2 कर लगाया, घड़ी कर और एक चराई कर। अलाउद्दीन ने खम्स लूट के माल, खम्स किसको कहते हैं? लूट के माल को, में राज्य अंश का 4/5 भाग तथा सैनिकों का 1/5 भाग निर्धारित किया, जो पूर्व में क्रमशः 1/5 भाग तथा 4/5 भाग था। दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना की, जो भू राजस्व बकाया राशि को वसूलता था। सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लाई ताकि सैनिक को सस्ते मूल्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो सके। सैनिक के लिए सस्ता में सामान मिल सके, उसके लिए एक ये चलाया, दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किया। इस नीति के सफल संचालन के लिए अलाउद्दीन ने एक नए विभाग दीवान ए रियासत का गठन किया तथा मालिक याकूब को इसका प्रमुख बनाया। इस विभाग के अधीन प्रत्येक बाजार के लिए अधीक्षक सहाना ए मंडी नियुक्त किए गए। अधीक्षक किसको कहते थे? सहाना ए मंडी। बाजार की गतिविधियों तथा सहाना, जिसको बाजार अधिकारी, पर निगरानी रखने के लिए बरीद, मुनाहिन तथा गुप्तचर नियुक्त किए गए। अगला है, अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतूह इब्न बतूता की रेहला तथा इशामी के फुतुह उल सलातीन से बाजार नियंत्रण नीति की जानकारी प्राप्त की। अगला हमारा है, अलाउद्दीन ने सैन्य क्षेत्र में अस्थायी सेना का गठन किया। अलाउद्दीन ने सैन्य क्षेत्र में अस्थायी सेना का गठन किया। नगद वेतन तथा दाग हुलिया प्रणाली लागू करने का कार्य किया। दाग हुलिया बहुत इंपॉर्टेंट है। दाग हुलिया किसका प्रणाली था? अलाउद्दीन का। अलाई दरवाज़ा, हजार खुंभा महल आदि का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन ने ये दोनों का निर्माण करवाया, अलाई दरवाज़ा और हजार खुंभा। अलाई दरवाज़ा कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जिनको पता है। मुबारक खिलजी 1316 से लेकर 1320 में पहला शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। मुबारक खिलजी की हत्या उसके एक मंत्री खुसरो ने कर दी और खुसरो शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। नसरुद्दीन खुसरो शाह ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि ली। तीसरा वंश है हमारा तुगलक वंश, 1320 से लेकर 1412 तक। तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। सबसे अधिक तक कोई शासन किया दिल्ली सल्तनत में, तो वो कौन था? तुगलक वंश था। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक इसका शासन रहा। गयासुद्दीन तुगलक का कहना था कि इक्ता की राजस्व में वृद्धि 1/11 से 1/10% से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। नहरों से सिंचाई प्रारंभ करने वाला प्रथम सुल्तान था। वह प्रथम सुल्तान था जिसने डाक व्यवस्था प्रारंभ की। डाक व्यवस्था प्रारंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। बंगाल विजय 1324 के उपलक्ष्य में उसके स्वागत के लिए उसके बेटे जौना खान ने अहमद एयाज के नेतृत्व में एक लकड़ी का मकान बनवाया, जिससे दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। अगला है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। इसका शासन रहा 1325 से लेकर 1351 तक। जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बना। 1325 से 1327 के बीच उसके दुआब में कर वृद्धि की योजना असफल की गई। उसने कृषि विभाग, जिसको दीवान ए कोही कहते थे, की स्थापना की, जिसका प्रमुख अमीर ए कोही था। उसने किसानों की सहायता दी, ऋण बांटे, जिसे सोंधर तकाबी कहा गया। 1326 से 27 में उसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित किया। कुछ वर्ष बाद पुनः दिल्ली, यानी कि देवगिरी से दौलताबाद स्थानांतरित किया और फिर कुछ दिन बाद ही उसको फिर पुनः दिल्ली वापस ले आया।
मोहम्मद बिन तुगलक ने वैश्विक स्तर पर चांदी के सिक्के की कमी को देखते हुए 1329 से 1330 में सांकेतिक मुद्रा तांबा या कांसा का बना होता था जारी की, लेकिन इसकी नकल को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, अतः यह प्रयोग असफल रहा। मोहम्मद बिन तुगलक होली में भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान था जो होली में भाग लिया था। कौन था वो? मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैन संत जिनप्रभा सूरी से उसका घनिष्ठ संबंध था। उसने जैन संत जम्बू जी को भूमि अनुदान प्रदान किए। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में जहाँपनाह नगर की स्थापना की। दिल्ली में जहाँपनाह नगर की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। 1351 में थट्टा, जो सिंध में था, एक विद्रोह को दबाने के दौरान बीमारी के कारण मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो फिर अगला शासक बना फिरोज शाह तुगलक। 1351 से लेकर 1388। दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक प्रथम शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक करवाया। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था कौन? फिरोज शाह तुगलक, जो 2 बार राज्याभिषेक करवाया अपना। राज की नीतियों को शरीयत के अनुसार लागू किया। स्त्रियों को संतों के मजारे पर जाने की मनचाही कर दी। प्रदा प्रथा को प्रोत्साहन दिया। पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर आरोपित किया। पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह। आरोपित किया कौन किया था? ये फिरोज शाह तुगलक। पदों को वंशानुगत बना दिया, सैनिक और सैनिक दोनों पद पर। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर भी लगाया जिसे हक ए सर्व कहा जाता था। सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? हक ए सर्व। फिरोज शाह तुगलक ने व्यापक स्तर पर नहरों का निर्माण करवाया। बंगाल अभियान से लौटते हुए जौनपुर नगर की स्थापना जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की। जौनपुर नगर की स्थापना किसने किया था? जौना खां। 1361 में नगरकोट का अभियान कर ज्वालामुखी मंदिर को लूटा और संस्कृत ग्रंथों वहाँ से लाया, जिनमें से एक फारसी में दलायल ए फिरोजशाही के नाम से अनुवाद करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने वृद्धों को पेंशनों के लिए दीवान ए इस्तेहाक की स्थापना की। वृद्धा पेंशन देने के लिए वो एक संगठन बनाया, उसका नाम था दीवान ए इस्तेहाक। दासों के लिए अलग विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना करवाई। चिकित्सा के लिए दार उल सफ़ा विभाग की स्थापना की। गरीबों को खैरात बांटने के लिए दीवान ए खैरात विभाग बनाया। फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिसने रोजगार ब्यूरो की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था फिरोज शाह तुगलक जिसने रोजगार ब्यूरो की स्थापना की। और ये जो विभाग सब है ना, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, कौन सा विभाग किसके लिए चलाया था, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नसरुद्दीन मोहम्मद के समय 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ? 1398 में। अगला हमारा है सैयद वंश। 1414 से लेकर 1451 तक। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली बल्कि रैयत आला की उपाधि ली। खिज्र खां के बाद इस वंश में क्रमशः मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह नामक शासक हुए। अगला हमारा है लोदी वंश। 1451 से लेकर 1526 तक। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी 1451 से 89 तक शासक था। बहलोल लोदी का राजतंत्र सिद्धांत समानता पर आधारित था। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को जाता है। अफगान राज्य की स्थापना किसने किया था? बहलोल लोदी। बहलोल अपने सरदारों को मसनद ए आली कहकर पुकारता था। बहलोल लोदी के बाद आया सिकंदर लोदी 1489 से लेकर 1517 तक। सिकंदर लोदी ने जौनपुर का विलय दिल्ली सल्तनत में किया। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने करवाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगरा की स्थापना किसने करवाया? सिकंदर लोदी ने। 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। सिकंदर ने भूमि की माप करवाई जिसे इकाई गज ए सिकंदरी कहते थे। गज ए सिकंदरी किसका है? गज ए सिकंदरी किसका है? सिकंदर लोदी का। उसने मुहर्रम पर तजिया निकलवाने पर पाबंदी लगाया। उसने स्त्रियों को संतों के मंजारों पर जाने को मनचाही कर दी। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा। गुलरुखी उपनाम से एक कविता लिखा था। अगला हमारा है
उसने स्वयं के आदेश से आयुर्वेद के एक प्रसिद्ध ग्रंथ फड़ंगे सिकंदरी नाम से फारसी में अनुवाद करवाया। फड़ंगे सिकंदरी एक फारसी ग्रंथ, आयुर्वेद ग्रंथ था फड़ंगे, उसका अनुवाद किस में करवाया? फड़ंगे सिकंदरी के नाम से उसका अनुवाद करवाया। उसके शासनकाल में संगीत पर एक ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। अगला हमारा है इब्राहिम लोदी। 1517 से लेकर 1526 तक इब्राहिम लोदी ने असंतुष्ट होकर लाहौर के गवर्नर दौलत खां लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा और 1556 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है ये, या वो स्टेट लेवल का हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो। अगला हमारा है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, उसका प्रमुख विभाग दीवान ए बिजारत वित्त विभाग था, जिसका प्रमुख कार्य राजस्व वसूली करना, आय व्यय की देखरेख करना था। अगला है दीवान ए वकूफ़ की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी द्वारा की गई, यह व्यय विभाग देखता था। दीवान ए मुश्तराक, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई, बकाया भू राजस्व वसूलता था। अगला था दीवान ए कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई, यह कृषि विभाग से संबंधित था। दीवान ए कोही बहुत इंपॉर्टेंट है, दीवान ए कोही कृषि विभाग से संबंधित था। दीवान ए इंसा पत्रकार विभाग था, इसका प्रधान दबीर ए मुमालिक था। अगला है दीवान ए अर्ज, सैन्य विभाग को कहा जाता था, इसकी स्थापना बलबन द्वारा की गई। दीवान ए रिसालत, कुरैशी और हबीबुल्लाह इसे विदेश विभाग से संबंधित, जबकि अन्य इसे धार्मिक विभाग से संबंधित मानते थे। अब है दिल्ली सल्तनत की प्रमुख अधिकारी। आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान होता था। बरीद ए मुमालिक जो था वो गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। सद्र इश सिदूर धार्मिक विभाग का प्रधान होता था। अमीर ए आखुर अस्तुसाला का प्रधान होता था, मतलब अस्तुसाला मतलब घोड़ा जहाँ रहता है। सर ए जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख होता था। अमीर ए हाजिब दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला था। अगला है इक्ता व्यवस्था। इक्ता व्यवस्था, इक्ता एक अरबी शब्द है। इक्ता एक प्रकार का प्रशासनिक अनुदान है, जिसमें राजस्व और प्रशासनिक अधिकार भी दिए जाते थे। इक्ता को लेने वाले इक्तेदार, मुक्ति, वली कहलाते थे। जो इक्ता लेता था उसको क्या कहते थे? इक्तेदार, मुक्ति और वली, तीनों नाम से पुकारा जाता था। इक्ता व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी, यह हस्तांतरणीय थी। इक्तेदार को अपना वेतन, सैनिक खर्च, प्रशासनिक खर्च आदि के बाद जो बचता था उसे केंद्रीय खजाने में जमा करना होता था, जिसे फवाजिल कहते थे। यानी सैनिक को जो मिलता था खर्च, वो सब कुछ खर्च करने के बाद जो पैसा उसके पास बचता था वो केंद्रीय खजाने में जमा करता था, उसको क्या कहते थे? फवाजिल कहते थे। गयासुद्दीन तुगलक ने इक्तेदार की व्यक्तिगत आय, वेतन एवं सैनिक का वेतन अलग अलग कर दिया। फिरोज तुगलक ने इक्तेदार को वंशानुगत बना दिया। दिल्ली सल्तनत में तकनीकी विकास। सल्तनत काल में कुओं से सिंचाई के लिए एक नई तकनीक का विकास हुआ, जिसे साकिया या रहट कहा जाता था। सिंचाई के लिए इस व्यवस्था किया गया था। चरखा और वस्त्रों में ठप्पा छपाई तुर्की की देन है। चरखा और वस्त्रों के ठप्पा छपाई तुर्की की देन है। घोड़े के पैर में लगाए जाने वाला नाल भी तुर्की के आगमन से प्रयोग में आया गया। देखते होंगे कि घोड़ा के पैर में वो इतना बड़ा पट्टी लगा दिया, छोटा सा पट्टी लगा दिया जाता है, वही तुर्की की देन है। स्थापत्य में चूना, गारा और सुर्खी का प्रयोग सल्तनत काल में होने लगा। अगला हमारा है क्षेत्रीय राज्य। क्षेत्रीय राज्य में पहला कश्मीर है। जैन उल आबदीनी 1420 से लेकर 1470 ने कश्मीर में जजिया एवं गौ हत्या की समाप्ति कर दी। इसकी धार्मिक उदारता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। जैन उल आबदीनी को कश्मीर का अकबर कहा जाता था। उसने कुतुब उपनाम से शिकायतनामा नामक ग्रंथ की रचना की तथा महाभारत और रजत रागनी का फारसी में अनुवाद करवाया। रजत रागनी और महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? जैन उल आबदीनी, बहुत इंपॉर्टेंट है।
1586 में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। फिर दूसरा जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां की स्मृति में किया था। स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना जौनपुर के सूबेदार मलिक सरवर द्वारा की गई। इसे मलिक उस सर्ग की उपाधि दी गई तथा ख्वाजा जहां के नाम से जाना जाता था। अगला है हमारा इब्राहिम शाह सरकी। 1402 से लेकर 1440 के समय जौनपुर शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया और जौनपुर को पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाने लगा। इब्राहिम शाह सरकी ने जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया। हुसैन शाह सरकी जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। बहलोल लोदी ने जौनपुर को जीतकर सरकी राज को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। फिर अगला आया बंगाल। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1338 में फखरुद्दीन मुबारक शाह ने बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य बनाया। चैतन्य महाप्रभु अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, चैतन्य महाप्रभु किसके समकालीन थे? अलाउद्दीन हुसैन शाह के। गुजरात जफर खां 1407 ने मुजफ्फर शाह की उपाधि के साथ स्वतंत्र राज्य गुजरात की स्थापना की। अहमद शाह 1411 से 1443 ने अहमदाबाद की स्थापना की तथा गुजरात को पहली बार जजिया लगाया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध सुल्तान महमूद बेगडा 1459 से 1511 था। बहादुर शाह ने 1531 में मालवा विजय की और 1537 में पुर्तगाली गवर्नर निन्नो डी कुन्हा के द्वारा धोखे में इसकी हत्या कर दी। बहादुर शाह की हत्या किसने किया था? निन्नो डी कुन्हा। अगला है हमारा मालवा। 1401 में दिलवार खां ने स्वतंत्र मालवा राज्य की स्थापना की। धार को अपनी राजधानी बनाया। मालवा की राजधानी धार को बनाया। मोहम्मद शाह मालवा में खिलजी वंश का संस्थापक था। उसने मेवाड़ के राणा कुंभा से युद्ध किया। मेवाड़ हम्रीदेव ने चित्तौड़ पर अधिकार कर 1314 ईस्वी में यहाँ सिसोदिया वंश की नींव रखी। राणा कुंभा ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ की स्थापना करवाई। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में, कीर्ति स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़ में। इसकी स्थापना किसने करवाया? राणा कुंभा ने। राणा संगा ने 1518 में घटोली, जिसको खतौली भी बोलते हैं, के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया। खतौली का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच 1518 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि खतौली का युद्ध किस शासक के बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और राणा संगा के बीच 1518 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की। आरंभिक राजधानी हम्पी थी। यह विभिन्न राजवंशों का शासक था। हरिहर और बुक्का ये दो भाई था। विभिन्न राजवंश, उसके समय ये कुछ राज्य उभर के आया था। वो था संगम वंश, सुल्लू वंश, तुल्लु वंश और अरविडू वंश। संगम वंश का काल 1336 से 1485 तक रहा। सुल्लू वंश 1485 से 1505 तक रहा। तुल्लु वंश 1505 से 1565 तक और अरविडू वंश 1570 से लेकर 17वीं सदी तक शासन किया। तो पहले हम पढ़ेंगे संगम युग वंश के बारे में, जो 1336 से लेकर 1485 तक रहा। इसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का द्वारा की गई। हरिहर प्रथम ने 1343 में होयसल को अपने राज्य में मिला लिया। हरिहर द्वितीय विजयनगर का प्रथम शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि ली। हरिहर द्वितीय विजयनगर का पहला ऐसा शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि ली। बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। बुक्का जो था वो वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ली। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा और हरिद्रा नदी पर बांध बनवाकर नहरें निकलवाई। देवराय द्वितीय के समय सर्वप्रथम मुसलमानों की भर्ती सेना में की गई। उसने संस्कृत ग्रंथ नाटक सुधानिधि के ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। देवराय द्वितीय को इमाडी देवराय भी कहा जाता है। इमाडी देवराय किसको कहा जाता है? देवराय द्वितीय को। इसके दरबार में श्रीनाथ रहते थे जिन्होंने हरविलासम की रचना की। हरविलासम पुस्तक थी, उसकी रचना किसने किया था? श्रीनाथ ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक था। वैसे तो इस पुस्तक में सारे इंपॉर्टेंट हैं, अननेसेसरी पॉइंट तो इसमें है ही नहीं। वही लूसेंट में हम लोग सुल्लू वंश के बारे में, तुलु वंश के बारे में या फिर दिल्ली सल्तनत के बारे में इतना डीपली पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप लोग कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम के व्यू से पढ़ाई करते हैं,
नॉलेज के लिए अगर आपको पढ़ना है तो बहुत सारा बुक है, आप लोग पढ़ते रहिए, लेकिन यहाँ कंपटीशन है। पढ़ना है तो बस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। ज़्यादा पढ़ने से क्या हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ने जॉब के बाद भी पढ़ते रहिए ज़्यादा जितना पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ाई कीजिए ना, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़िए ना जो जिससे एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो सके। तो इसमें अननेसेसरी पॉइंट हैं ही नहीं। अगला हमारा है शुल्लू वंश, 1485 से लेकर 1505 तक। सालुब नरसिंह सालू वंश का संस्थापक था। सालुब नरसिंह की मृत्यु के बाद इमादी नरसिंह गद्दी पर बैठा। इसका संरक्षक नरसा नायक था। अगला हमारा है तुल्लु वंश, 1505 से लेकर 1565 तक। वीर नरसिंह ने इमादी नरसिंह को मारकर तुल्लु वंश की स्थापना की। इसकी मृत्यु के बाद इसका अनुज कृष्णदेव राय गद्दी पर बैठा, जो एक महान शासक था। अगला है कृष्णदेव राय, 1509 से लेकर 1529 तक। कृष्णदेव राय की इसकी उपाधियाँ थी अभिनव भोज, आंध्र भोज, यवन राज। कृष्णदेव राय ने ये 3 उपाधि धारण की थी, अभिनव भोज का, आंध्र भोज का और यवन राज का। कृष्णदेव राय अपनी जामवंती कल्याणम संस्कृत, अमुक्तमाल्यादा तेलुगु और उषा परिणय नामक नाटक लिखा। हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। अगला है अष्टदिग्गज, तेलुगु के 8 विद्वान इसके दरबार में थे, जिनमें सर्वश्रेष्ठ तेलुगु कवि पेदना थे, जिन्हें तेलुगु कविता का पितामह कहा गया है। तालीकोटा या बन्नी हट्टी या राक्षसी तकरी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को सदाशिव राय के समय हुआ था। इसके विरुद्ध बीदर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा शामिल थे, जिनका नेतृत्व बीजापुर के शासक अली आदिल शाह ने किया था। बीजापुर के शासक कौन था? आदिल अहमद आदिल शाह। विजयनगर अंतिम शासक रंग तृतीय अरविदु वंश का था। विजयनगर का अंतिम शासक जो था वो अरविदु वंश का था, रंग तृतीय। ये कुछ यात्री हैं और देश और शासक, कौन से यात्री किसके काल में आया था और उस टाइम शासक वहाँ का कौन था, उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है हमारा निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी इटली का यात्री था। यह देवराय प्रथम के शासक में आया, जब शासक था तब आया था। निकोलो कोंटी इटली का था, देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। दूसरा हमारा अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक फारस का था, ये देवराय द्वितीय के समय आया था। नूनीज, नूनीज जो था वो पुर्तगाल का शासक था और अच्युत राय के समय आया था। डोमिंग पायस, ये भी पुर्तगाल का था, कृष्णदेव राय के समय आया था। और अंतिम हमारा है बड़बोशा, ये भी पुर्तगाल का शासक, पुर्तगाल का था यात्री और कृष्णदेव राय के समय ही आया था। अगला है विजयनगर की प्रशासन। विजयनगर प्रशासन की विशिष्टता न्यायांकन व्यवस्था थी, जिसमें सैनिक सेवा के बदले अमर नायकों को भूमि दी जाती थी। आयंगार व्यवस्था विजयनगर के ग्रामीण प्रशासन से जुड़ी थी, जिसमें 12 ग्रामीण अधिकारियों के हाथों में वास्तविक शक्ति होती थी। सैन्य विभाग को कंदाचार कहा जाता था। इसके प्रमुख महादंड नायक कहलाते थे। विजयनगर राज्य की मुद्रा पैगोंडा थी। तो चलिए बहमनी साम्राज्य हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। और अगर इस बुक से रिलेटेड कोई भी बातें करनी है आपको तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी आवर लाइफ, वहाँ उसे ज्वाइन करें और वहाँ हम आपसे बातें करेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगा वहाँ पे शेयर कर लीजिएगा आप लोग। और लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।